না, কিন্তু আমি বলছি যে सवाल उठाते हुए कि एक स्तर होता है सबका, लेकिन राजनीति में जिस तरह का स्तर इस समय हो रहा है, जो भाषाओं का, जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उसको देखकर आप खुद भी समझेंगे कि वो किस तरह से गिर गया है और कितना खराब हो गया है। আপনার কি মনে হচ্ছে যে এটা 2021 এর ইউনিক, এর আগে এর থেকে খারাপ জায়গায় রাজনীতি নাবেনি? सवाल करते हुए सुमंदे पूछते हुए कि राजनीति का और राजनीति में भाषा का स्तर जो हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दशकों से राजनीति में है और 1 दशक से मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी आरोप लगाते हुए कि बीजेपी वाम मोर्चा से सीख रही है किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अनिल बासु ने जिस तरह से इस्तेमाल किया था, कुछ अपशब्द कहे थे उस जमाने में ममता बनर्जी के खिलाफ, और अब मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या बाकी सारे लोग बार बार आरोप प्रत्यारोप के दौर में जिन शब्दों का, जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं वो निंदनीय है। मुझे खराब लगता है कि मैं उन सबका सम्मान तो करती हूँ, लेकिन जिस तरह से आइडियोलॉजी है जिन लोगों की, उनको हम फॉलो करते हैं, उनको हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन इस दल की ना तो कोई आइडियोलॉजी है और हम ध्यान में रखेंगे। और हम पूरी तरह से फैसला कर चुके हैं कि जनता के समर्थन के साथ हम इस बार बंगाल में बीजेपी को घुसने तक नहीं देंगे। আজকে একটা মিডিয়া পর্যন্ত কথা বলতে পারে না। আজকে কে কথা বলতে পারে বলুন তো? কে কথা বলতে পারে? আমি ছাড়া। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, কে बीजेपी विरुद्ध, कोई बीजेपी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता है। मैं चैलेंज कर सकती हूं कि बंगाल को छोड़कर बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता है। और बात सिर्फ यही नहीं है, सच्चाई ये है कि बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत है मेरे पास और मैंने कई बार आवाज उठाई है। তারা আমাকে লড়তে পারছে না, আমি একা, কিন্তু আমার সাথে 99 জন पब्लिक আছে, মনে রাখবেন। बंगाल में मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरे साथ जनता है, मेरे साथ करोड़ों जनता है जो मेरे साथ खड़ी है, और मैं इसीलिए बीजेपी का पुरजोर मुकाबला कर रही हूँ और हराने में मुझे सफलता भी मिलेगी उसी जनता के समर्थन के साथ। ये जनता ही मेरे साथ है, ये जनता ही मेरी ताकत है। आप बाहर से भाड़ा करके नेता ला सकते हैं, समर्थक ला सकते हैं, लेकिन जनता का समर्थन सिर्फ मुझे है, मुझे मिलेगा और मैं जीतूंगी भी इसी समर्थन के आधार पर। गवर्नमेंट एजेंसी गाड़ी থেকে টাকা ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, আমি आई हैव नॉट सीन दिस टाइप ऑफ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सरकारी एजेंसियों के द्वारा मैंने इस तरह की राजनीति, इस तरह की वोट की राजनीति अपनी जिंदगी में नहीं देखी है, जहां पर कभी होटल बुक किया जाता है, कहीं पैसा दिया जाता है, कहीं लोगों को खरीदा जाता है, और ना जाने ऐसे कितने लोगों को धमकाया जा रहा है जिन्हें वो खरीद नहीं पा रहे हैं। मैं लड़ाई करती रहूंगी, मैं जिस तरह से लड़ाई करती आई हूं मैं उसी तरह से लड़ाई करती रहूंगी और सफलता भी हासिल करूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। গদ্দারগুলোকে বিজেপি কিনে নেবে, এর আগে যেমন একাধিক গদ্দারকে কিনে নিয়েছে। আমি বলছি এই যাদের আপনি প্রার্থী করছেন তাদের মধ্যেও কেউ বিজেপি सवाल कर रहे हैं संबंधी, पूछ रहे हैं कि 200 के टारगेट को क्यों रखा गया है, क्योंकि गद्दारों को उठा लिया जाएगा या बीजेपी उन लोगों को ले लेगी वापस। ममता बनर्जी सफाई करते हुए कि लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई गलती हुई है समझने में लोगों को। मैंने बोला है मैं अपने पार्टी के लोगों को गद्दार क्यों कहूंगी, मैं उन्हें गद्दार कह रही हूं जो पार्टी का साथ छोड़कर चले गए हैं। इतने वर्षों तक हमारे साथ रहे, हमारे साथ राज्य का भोग किया और राज्य में सारी सुविधाओं को लिया, लेकिन चुनाव के समय साथ छोड़कर चले गए हैं। मैं उन्हें गद्दार समझती हूँ, गद्दार ही कहूंगी, और मैं उनके बारे में इस समय कोई आलोचना नहीं करूंगी, कोई बातचीत उन लोगों के बारे में जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, उनके बारे में और उनके साथ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हम साथ में लेकर आए हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हमने चांस दिया है, जिन्हें हमने मौका दिया है बंगाल में राजनीति में अपनी जगह बनाने का, अपनी पैठ बनाने का। দিদি অন্য পেশা থেকেও তো চিরকাল আপনার ট্র্যাডিশন হচ্ছে যে অন্য নানা পেশা থেকে আপনি রাজনীতিতে নিয়ে আসেন, সেটা তিনি কখনো একেবারে কোনো কৃতি বাবার কন্যা, হ্যাঁ ভালো তো। আমি বলছি যে যিনি হয়তো ডাক্তার বাবু ছিলেন, সাংবাদিককে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু এইরকম আমি নামে যাচ্ছি না যেহেতু নামে আপনি আপত্তি করছেন, কিন্তু একাধিক মানুষ যাদের আপনি রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন, আবার বলছি হাত ধরে, তারা বিজেপিতে চলে গেলেন। এইটা কয়েকজন আছে তারা বেইমানি করেছে।
ওই তো বিজেপির এজেন্সির কাজ এটা না। বিজেপি করলে সাতকুল মাপ। আপনার ওই যে বলে না যে ওটাকে কি মেশিন বলে, ওয়াশিং মেশিন, ওয়াশিং মেশিনে কয়লা কালো ছেড়ে দাও, সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে। কালো লোকগুলো যেগুলোর অনেক টাকা আছে, অনেক পয়সা আছে এবং যারা নানা রকম ভাবে ফেসে আছে, তারা বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে গিয়ে তার মানিটাকে হোয়াইট করার জন্য আর নিজেকে ইডি সিবিআই থেকে বাঁচাবার জন্য তারা বিজেপিতে গেছে। তাতে আমার কি যায় আসে, যেতে দিন। আমাদের বিরুদ্ধেও তো অনেক সিবিআই, অনেক ইডি অনেক কিছু করছে, রোজ ভয় দেখাচ্ছে, রোজ চমকাচ্ছে। তাতে কি আমরা চলে গেছি? কারণ আমরা মাথা নত করতে শিখিনি, মাথা নত করি মানুষের কাছে। আমি যদি অন্যায় না করি, কেউ আমাকে চোর বললো, আমি চোর হয়ে গেলাম? এত সস্তা? বিজেপির কাছ থেকে আমার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিতে হবে এতদিন বাদে, এত স্ট্রাগল করার পরে? দেন আই এম দ্য লাস্ট পার্সন টু টেক এনি সার্টিফিকেট ফ্রম বিজেপি। দিদি, আরেকটা জায়গায় আমার একটা খটকা আছে, সেটা হচ্ছে যে ধরুন শুভেন্দু অধিকারী, আপনি 2018 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একেবারে তৃণমূলের যে পরের প্রজন্ম সুনির্দিষ্ট করে স্টেডিয়ামে আপনি বলেছিলেন যে তারা 50 বছরের প্রজন্ম তৈরি করবে। সেই শুভেন্দু অধিকারী আপনার অন্যতম সেনাপতি, ট্রাস্টেড 3টে দফতরের গুরুত্বপূর্ণ দফতর। शुभेंदु अधिकारी पहले आपके एक जमाने में सेनापति हुआ करते, मुख्यमंत्री सीधा डिनाई करते हुए। না, হি ওয়াজ নেভার ট্রাস্টেড। তার কারণ হচ্ছে আপনি জানেন না, উনি কংগ্রেস করতে গিয়ে অনেকবার হেরেছেন এবং উনি এবং शुभेंदु अधिकारी जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। আমি মিদনাপুর স্টে যাই, আমায় কোনোদিন ঢুকতেই দেওয়া হতো না। আমি এগুলো আপনাদের কোনোদিন বলিনি। নন্দীগ্রামের প্রোগ্রামের সময় জেনে রাখবেন যে নন্দীগ্রাম वो खुद ही हमें नहीं चाहते थे कि मैं उनके इलाके में आऊं, मैं वहां जाऊं, मैं उनके लिए कैंपेन करूं। मुझे बार बार कहा जाता था कि आप यहाँ मत आइए। साजिश के तहत किया जाता था कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन बार बार उनके बोलने के बावजूद मुझे मना कर दिया जाता कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पूरे अधिकारी परिवार ने हमारे साथ यही किया है। লুটে করে খেতে এবং যতটা পেরেছে করেছে এবং যেদিন দেখেছে যে আমার নজরে এসে গেছে আমি অ্যাকশন নেব, তার আগে তাদের রিঅ্যাকশন হয়েছে এবং তারা চলে গেছে বিজেপির কাছে টাকা বাঁচাতে। আপনি তো নিজেই বুঝতে পারছেন। তাদের দু একজনের কথা বলি যারা নিজেরাই স্টেটমেন্ট দিয়ে বলেছে बीजेपी के पास इसलिए गए हैं शुभेंदु अधिकारी और पूरा अधिकारी परिवार क्योंकि उनका पैसा फंसा है। तो हाउ दे विल बी ट्रस्टेड? 2014 वर्ष से उनकी बार बार बातचीत हो रही अमित शाह के साथ। तो आप बताइए, जब मुझे ये पता हो कि उनकी बार बार बातचीत हो रही है अमित शाह के साथ, तो मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? राजनीति में हम ये जगह देते हैं कि आप किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। বুড়া আঙুলটা দেখুন একটু মোটা, সুতরাং মধ্যমা আর আঙুলটা দেখবেন একটু লম্বা। हम ये मान के चलते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, अंगूठा अलग होता है, बाकी 4 उंगलियां अलग होती हैं। हर नेता की अलग कैपेबिलिटी होती है, हर व्यक्ति की अलग काबिलियत होती है, लेकिन ये जो बातें हुई हैं, ये जो हरकतें हुई हैं, वो 0.1% एरर हो सकता है, 0.5% एरर हो सकता है। राजनीति में हम ये सब मान के चलते हैं, लेकिन हम खुश हैं कि जितने लोग चले गए हैं, जो गद्दार, जो खराब लोग चले गए हैं, उनसे हमारी पार्टी साफ हुई है और बेहतर ही हुई है। কবে বুঝতে পারলেন? এই জন্যই যে এর তারপরে তো শিশির বাবু আপনি নিজে নেত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করেছেন, শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রী হয়েছেন, মানে আমি বলছি যে এই এত বড় কথা। बंगाल में नंदीग्राम इलाकों में या फिर बाकी सारे इलाकों में कई ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से पुलिस को भी कंट्रोल करते थे। मुख्यमंत्री হিসেবে নয়, পার্টির নেত্রী হিসেবে। कि क्या ये बात सच है कि नंदीग्राम में घुसने के लिए ममता बनर्जी को भी परमिशन लेनी होती थी? पुलिस से, स्थानीय पुलिस से या स्थानीय प्रशासन से? আমি ওই জেলায় কবার গেছি, প্লিজ দেখে নিন। এমনকি অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে যদি আপনি গত লোকসভা নির্বাচনেও দেখবেন আমাকে বড় জোর आप ये पता कर लीजिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधा निशाना साधते हुए शुभेंदु अधिकारी पर और कहते हुए कि आप ये पता कर लीजिए कि मैं वहाँ कितनी बार गई हूँ, पहले कितनी बार और उसके बाद कितनी बार, मेरे नामांकन के बाद और नामांकन के पहले, कब, कैसे, कहाँ और किसने ऑर्गेनाइज किया था। अगर मुझे नहीं जाने दिया गया उसकी भी जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी की है। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়েছেন তাদের। দেখুন দেখুন সত্যি সত্যি এটা আমাদেরও কিছুটা ভুল আছে। মানে আমাদের রাজনীতিতে ছিল, আমি কি আর চাইবো যে কোনো একটা ঝগড়া হোক ঝগড়াটা মিটুক, এটা আমরা চাইবো। আমি যখন নন্দীগ্রামের ঘটনা ঘটে তখনই আমি অনেকটা জানতে পেরেছিলাম এবং অনেকে আমাকে বলেছিল हम हमेशा यही चाहते थे कि कोई भी झगड़ा हो, कोई भी समस्या हो, उसका जितना जल्दी हो सके समाधान निकाला जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं था, उसे जानबूझकर बढ़ाया भी जाता था। কারণ অ্যাসেম্বলিতেও এই নিয়ে কেউ কেউ বলতো তখন, কারণ তখন তোরা অ্যাসেম্বলিতেও ছিল। সুতরাং আমি এটা নিয়ে বেশি করিনি। পরে আমি অনেকের কাছ থেকেই শুনেছি, কারণ নন্দীগ্রামের মাটির সাথে আমার বাইরের যোগাযোগটাও অনেকটা বেশি।